अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं और एक निज़ाम है जो 70 की दिहाई में यहाँ पर जो कानून बना था वो कानून किताब की हद तक तो मौजूद है। इस सड़कों के ऊपर, इस दुकानों में, इस बड़े बड़े आलीशान मकानात में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। आज इमरान खान साहब के हवाले से जो न्यूज़ हैं और वो ये है कि उनकी सैफर केस में उनकी ज़मानत हो चुकी है। 2 केस इसमें अब रहते हैं जिसमें इनकी ज़मानत होनी थी। माहिर कानूनदान और माहिर सियासत, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जनाब अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं, लाइन पे हैं। उनसे मैं फ़ोन पर बात करता रहूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि कानून के हवाले से और इस्लामाबाद में होने वाली जो सियासत है इसके हवाले से वो क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम मियां साहब, क्या हाल आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप आज मेरे दोस्तों को, नाजरीन को ये बताएंगे कि आज इमरान खान साहब की जमानत हुई और शाह महमूद कुरैशी की। अच्छा मियां साहब, सबसे पहले मैं साइफर के हवाले से आपके तवज्जुह से अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इमरान खान साहब के वकला पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने और 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहिब और तीसरे जस्टिस अतरा मिन्नल्लाह साहब थे, ये केस सुन रहे थे। मुख्तसर ये कि सारे आर्गुमेंट्स के बाद ये इमरान खान साहिब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साइफर की जमानत जो कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, उस पे इनकी जमानत हो गई। और फेसबुक पे ये सारी चीजें सोशल मीडिया चाह रही थी कि इमरान खान शाम को रिहा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास केस आपको पता है कि मोर देन 200 केसेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है जी। और जो मेन 2 केसेस हैं इसमें इमरान खान साहब की अभी तक जमानत नहीं हुई, क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स था तोशाखाना केस में और दूसरा अल कादिर ट्रस्ट, ये दोनों नैब में चल रहा है। दो कि आपको सबको पता है इस बैकग्राउंड जी, इसमें भी कुछ भी नहीं है। और खामखा इमरान खान साहब पे जिस तरह 200 केसेस किए हैं, इसी तरह तोशाखाना केस और अल कादिर ट्रस्ट भी, इसमें कोई जान नहीं है। मगर क्योंकि सारा सिस्टम मैनेज, कंट्रोल और कंप्रोमाइज है, तो नैब कोर्ट के जस्टिस जो बशीर साहब हैं उन्होंने उनकी जमानत नहीं दी थी। तो इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं तोशाखाना में और अल कादिर ट्रस्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी इत्तला पेंडिंग है। तो अभी क्योंकि कानून है कि जब तमाम केसेस में जमानत होगी तो इमरान खान साहब की रिहाई होगी। इस केस में अभी इमरान खान साहब कानूनी तो हम कहते हैं जुडिशियल है, तो जुडिशियल में जेल में है जी। तो एक अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह कि साइफर केस जिसपे बहुत ज्यादा ग्रेड किया जा रहा था जी, और उसमें जमानत हो गई। और बिल्कुल जस्टिस सत्र मिल्लाना ने स्पेशली एक डाइसेंटिंग नोट भी लिखा है जो अभी मैंने पढ़ा है एक पेज पे, जिसमें उन्होंने पूरा बैकग्राउंड 1955 में जो पीएलडी फेडरल कोर्ट की जजमेंट थी इस मौलवी तमीजुद्दीन केस में, जिसमें जस्टिस मुनीर साहब को स्पेशली लाया गया और फिर एक और जज को हाई कोर्ट से एलिवेट करके वहां पर लाया गया ताकि जो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जो कि फैसला दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उसको सिंध हाई कोर्ट ने, सॉरी, जब मौलवी तमीजुद्दीन ने केस किया था इनकी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1955 में डिसॉल्व की थी गुलाम मोहम्मद ने, तो फिर उसके अगेंस्ट मौलवी तमीजुद्दीन साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट, उधर स्पीकर नहीं होते थे, प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली थे, वो चले गए थे सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली उनके हक में फैसला दिया और बताया कि जनरल गुलाम मोहम्मद ने गलत, गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने गलत तरीके से ये असेंबली डिसॉल्व की है। फिर फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि सारा निजाम
इनका जो गैर जमहूरी ताकतें उस वक्त अपना रोल प्ले कर रही थी, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर उन्होंने मैनेज किया जस्टिस मुनीर को, फिर एक जस्टिस परवेज साहब होते थे उनको लेकर आया गया, एक जज को जो शायद जस्टिस शहाबुद्दीन साहब थे उनको हटा के, सुप्रीम कोर्ट से हटा के तो बना दिया गया उनको गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान का। और फिर एक नए जज को परवेज साहब को लाया गया मुख्तसर बैनवर करके, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के जरिए मौलवी तबरीजुद्दीन का केस जो है वो खत्म किया और ये डिक्लेयर किया गया जनाब गुलाम मोहम्मद ने जो फैसला किया वो दुरुस्त किया है। उस वक्त से लेके आज तक जस्टिस टर्मिनला ने डिस्कस किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी चल रही है और जमहूरी इक़्तिदार को फरोग नहीं दिया गया, और जितने भी जमहूरी सियासतदान थे या तो उनको जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ उनको पिनलाइज किया गया, उनको सजाएं दी गई, और एक तो वजीर आजम जो कि मकबूल था उसको सजाए मौत भी दी गई। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ज्यादातर वक्त मार्शल लॉ लगा रहा, 3 आइन लोगों ने, जर्नलों ने पढ़े, लेकिन उन्होंने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारी। तो ये सारा बैकग्राउंड वाला मकसद ये है कि साइफर केस इस वक्त डिसाइड इनके हक में बेहतर हुआ और इसमें जमानत हो गई। बाकी 2 केसेस में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी, और जिस तरह इनको प्लान किया गया है कि इलेक्शन तक नहीं निकालना, तो ये मैं समझता हूँ 50-50 है। अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द ये केस लगे और इमरान खान साहब के जो वकला है वो हाई कोर्ट में दरखास्त अगली हरी की दे के किस तरह फिक्स करवा के फैसला करवा सके, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ सबको मालूम है अपने कॉन्शियस से फैसला नहीं कर रहे, वो भी कंप्रोमाइज और कंट्रोल और मैनेज होकर फैसले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अदलिया का बदतरीन तारीख जो बाब है ये जस्टिस आमिर फारूक साहब लिख रहे हैं। हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है इनकी वजह से, इनके फैसले की वजह से स्टेक है। बहरहाल क्या किया जाए, ये लोग मेरिट पे तो आते नहीं है, जिन जरिए जराए से आते हैं तो फिर उनको इन्होंने कुछ तो करना होता है। वकील साहब आप मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ जगहों से ये पता चल रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बल्ले का जो निशान है वो इमरान खान से ले लिया गया है, तो इस बारे में थोड़ा सा कानूनी जी और इसके साथ मजीद जब वकील साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऑर्डर किया गया, तो बैकग्राउंड में जाएंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जून 2022 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के इन अकॉर्डेंस विद लॉ तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, बहरहाल इसको लंबा करते करते सितंबर 2023 में इन्होंने फैसला महफूज कर लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन उसूलन उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला कर देते तो हमारे पास या पीटीआई के पास ज्यादा टाइम होता तो प्रॉपरली इलेक्शन तफसीली करते। लेकिन इन्होंने 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने तकरीबन 10 दिन रोक के तो 23 नवंबर को जाके फैसला किया कि जनाब आपने जो इलेक्शन कराया है वो अपने रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक नहीं कराया, जिसलिए हम इसको कारादरब करा देते हैं और आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के तो आप सारी डिटेल विद इन 7 डेज इन अकॉर्डेंस विद लॉ जमा करवाए। अब इन्होंने इलेक्शन करवाया दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और बिला मुकाबला जो चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर अली साहब है वो इलेक्ट हुए, और इसी तरह सेंट्रल पूरी कैबिनेट हुई, फिर चारों प्रोविंस की कैबिनेट हुई और जमा करवा दिए गए। लेकिन फेक तरीके से ये गैर जमहूरी ताकतों ने 12-13 दरखास्तें मुख्तलिफ लोगों के जरिए इलेक्शन कमीशन में दाखिल कर दिए कि जनाब ये इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुए। अच्छा, एक बात ये कहता जाऊं, यहाँ पर 175 पार्टीज है और 76 साल में या 75 सालों में आज तक कभी भी नहीं हुआ कि जिस तरह की प्रोसीडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से हो रही है, कभी भी नहीं हुई। अब सेकंड ये कि कानून के मुताबिक जो मेंबर पीटीआई होगा वही कॉज ऑफ एक्शन रखता है, वही दरखास्त दे सकता था। तो बैरिस्टर गौहर अली साहब ने इसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में, और वहां पर बड़ी तफसील में जो ग्राउंड लिए गए जिसमें बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ने वहां पर आर्गूमेंट्स किए थे, तो उसमें उन्होंने बताया बैरिस्टर साहब ने कि जनाब एक तो ये मेंबर ही नहीं है, तो जब मेंबर ही नहीं है तो ये चैलेंज नहीं कर सकते, और फिर एक अगर किसी ने कहा है तो ये तो पैनल के जरिए होते हैं इलेक्शंस,
तो ये इन्होंने कौन सा पैनल अनाउंस किया था और उसको हमने नहीं इंटरटेन किया। हमने बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन बनाया सेंट्रल ऑफिस में और प्रोविंशियल ऑफिस में, वहां पर नॉमिनेशन पेपर जमा हुए और फिर बिला मुकाबला हुए, बाकी ये लोग आए ही नहीं है। और सेकंड ये कि एक ही राइटिंग से सारी दरखास्तें लिखी हुई है और भी मुख्तसर मुख्तलिफ ग्राउंड लिए, जिसपे पेशावर हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था। क्योंकि ये प्री मैच्योर है, अभी फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया कि आप कल तक यानी कि 22 दिसंबर तक फैसला सुना दें, ताकि आपके पास पीटीआई के पास एक मौका हो इसको चैलेंज करने का। मुख्तसर ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 1 घंटे पहले एक फैसला सुनाया है, जिसमें वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि नवंबर 2023 में इन्होंने करवाया था, उसको कालादम करार दे दिया गया है। अब लोग थोड़े से मायूस परेशान, मैं समझता हूं कि हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक वाज़ह एम्पल टाइम है, जिसमें वो या तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाए या पेशावर हाई कोर्ट चले जाए, दोनों इनके पास अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि पहली तारीख में सस्पेंशन भी की जा सकती है, कि जिसको कहते हैं स्टे ऑफ कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन बी सस्पेंडेड एट फर्स्ट हियरिंग। खुदा ना खासा वो कहते हैं नहीं हम इसको फैसला कर देते हैं, लेकिन हम 2-4 दिनों में कर देंगे, हफ्ते में कर देते हैं, तो फर्क के 1 हफ्ते के अंदर भी फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर दे, तो आज 22 तारीख है, तो 30 दिसंबर से पहले पहले इसका फैसला हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं? सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो यकीनी तौर पर गैर जमहूरी ताकतों की जो है वो बगल बच्चा है, वो बी और सी टीम है, वो ना अपने कॉन्शियस से फैसला कर रहे, बेज़मीर लोग बैठे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह, क्योंकि 2015 से इलेक्शन कमीशन में केसेस देखता हूं, तो जिस तरह से पीटीआई के साथ 2-3 सालों में मैंने देखा है, वो नाकाबिले बयान है, लोगों को भी पता है। मुख्तसर ये है कि इंशाल्लाह ये आर्डर क्योंकि गैर आईनी और गैर कानूनी है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ जाएगी, तो जल्द से जल्द फैसला करवाना, बस ये मेन चीज है। क्योंकि इलेक्शन में बल्ले ये जो सिंबल अलॉट होंगे इंतखाबी, वो 13 जनवरी को होंगे जी। इसका मतलब ये कि आपके पास 2 हफ्ते भी अगर लग जाते हैं और इसमें हमारा फैसला आपके पीटीआई के हक में आएगा, तो पीटीआई दोबारा एज ए पार्टी और बल्ले के साथ इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आ जाए। वकील साहब, मुख्तसर आप मुझे ये बताएं कि अगर बल्ले का निशान उनसे लेकर उनको बिल्ली का निशान दे दिया जाए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकती या उनको वोट कम पड़ेगा? नहीं, बल्ले का निशान अगर नहीं मिलेगा, इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ही नहीं होगी जी। ठीक है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब कालादम करार देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन गालबन 215 है, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि इलेक्शन नहीं कराए तो उसको बैन कर दिया जाएगा जी। और जब बैन कर दिया जाएगा तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौड़ में होगी इलेक्शन में, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जाती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर तकरीबन 70 से 80% लोग हैं और तमाम इंडिपेंडेंट जराए भी कहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ भी अगर फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं होगी और बल्ला भी नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा है, उनके बैरिस्टर साहब भी हैं, ये सारे जितने भी लीडरान हैं उनके प्लान बी और सी भी है, तो इंडिपेंडेंट भी अगर खड़े होंगे तो ये लोग इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। ये जितना भी कहते हैं ना कि एक अल्लाह ताला की रजा होती है, एक इंसान की होती है, और हावी अल्लाह ताला की रजा इंसान की रजा पे होती है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मायूस नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में भी करके देख चुके हैं कि इन्होंने बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान एक मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीता था, जबकि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है अवामी लीग को होना था, लेकिन जिस तरह से गैर जमहूरी ताकतों ने मिलके और सिविल ये इलेक्शन जीते थे जुल्फिकार भुट्टो साहब, सारों ने मिलके यहिया खान ने जिस तरह 1 साल में ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया, तो सब ने देखा कि नफरत जिस तरह तेजी से बढ़ी और फिर वो आधे से ज्यादा जो पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो गया। और मैं समझता हूँ वही असल पाकिस्तान था जो हमसे अलहदा हो गया। अब तो हम बेनाम से पाकिस्तान रह गया और 1971 के बाद
जो गैर जमहूरी ताकतों ने पाकिस्तान के साथ किया, तो आज नफरत का लावा जहां बलूचिस्तान से शुरू हुआ था, तो पख्तून पंजाब, आज कहते थे पंजाब रह गया है, अब पंजाब में भी वो फैल चुका है। तो ये इनको सर छुपाने की, इनको अपने आप को छुपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। इनके इरादे खाक में मिलेंगे। इंशाल्लाह अवाम जाग चुकी है, अवेयर हो चुकी है। इनका पाला इस दफा पढ़े लिखे लोगों के साथ पड़ा है, पढ़े लिखे ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ पड़ा है, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के साथ पड़ा है। वो बोलना भी चाहते हैं, वो लिखना भी जानते हैं, और वो आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में लड़ना भी जानते हैं। तो ये जलील और रुसवा हो गए हैं, ना ये ट्विटर पे आ सकते हैं, ना ये सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, कहीं पर भी करते हैं तो ये जलील और रुसवा होते हैं। जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप किसी भी ट्विटर पे की सरकारी चले जाए, कल आज इस्लामाबाद में बलोच जो काफिला, मजलूम काफिला तौबा से चला था, जस्टिस ये डॉक्टर महारंग बलोच की सरबराही में 6 दिसंबर को, ताकि वो इज़हार यकजहती कर सके उन बलोच लोगों पर जो यहाँ पर धरना दे के बैठे थे नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद में, और 19 दिसंबर को यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस तरह उनके साथ हाल किया गया है। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। लोग सारे देख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो आज ही इस्लामाबाद में उनके साथ ऑर्डर किए, सबको मालूम है कि उनको वाटर, सर्दी में ना सिर्फ उसमें जवान मर्द थे बल्कि ख्वातीन भी थी, बूढ़ी ख्वातीन भी थी, बच्चे बच्चियां भी थी। रात के 3 बजे दिसंबर के सर्दियों में ठंडा पानी उन पर फेंका गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस की शेलिंग हुई। इंतहाई शर्मनाक, काबिल मुजम्मत है। और ये बदबख्त इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद है, वो आके झूठ पे झूठ हमेशा बोलता रहा, और कल भी बोला और आज भी बोला। आज तो शायद आए नहीं यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो कल कहता है कि जनाब हमने कानून के मुताबिक किए हैं, और एक ट्वीट किया है उसने अपनी इस्लामाबाद पुलिस में कि जनाब हमने कानून के मुताबिक, इनके पास डंडे थे, सोटियां थी, पथराव कर रहे थे, हमने बचाव कर दिए है अपने पुलिस वालों का। जबकि जितनी भी वीडियोस सोशल मीडिया में देख सकते हैं, वो ये दिखाया जा रहा है कि ये तशद्दुद कर रहे हैं, वाटर कैनन ये यूज कर रहे हैं, डंडे ये यूज कर रहे हैं, और इनको पकड़ धकड़ करके इस तरह से घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। FIR इनके खिलाफ रजिस्टर की गई, और इन मजलूमों को जेल में, ये थानों में रखा, बिल्कुल जहाँ पर ना कोई बैठने की जगह थी, सोने की तो दूर बात, बैठने की जगह नहीं थी। ये मजालिम ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। यकीनी तौर पे आपके हाथ में गन है, लेकिन आपके हाथ में गन है तो हमारे दिल में, हमारे अंदर एक दिल है जो कि धड़कता है, और धड़कता इंसानियत के साथ, मजलूमों के साथ। तो इंशाल्लाह ये जंग खैर और शर की है। इंशाल्लाह खैर ने इन पे हावी होना है, और पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, 25 करोड़ का है, ये चंद लाख लोगों का नहीं है। वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कानूनी नुक्ता अपने जहन में रखकर कि इमरान खान साहब की बाजियाबी या उनकी जमानत इलेक्शन से पहले हो सकता है या नहीं? देखिए, आपको तकरीबन साल से इस चीजों का पता है कि ये जो प्लान हो रहा था, यही सारा कुछ बताते हैं जी, PTI को क्रश करेंगे, PTI का बल्ले का निशान भी नहीं होगा, इमरान खान जेल में होगा। तो इनकी प्लानिंग तो यही है कि हम इमरान खान को इलेक्शन से पहले बाहर आने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 50-50 चांस मौजूद भी है। जिस तरह आज किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया, मैं जस्टिस अतर बिनल्ला से तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद से और मंसूर अली शाह साहब से नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने आज अच्छा कानून के मुताबिक फैसला किया है। तो इससे मुझे एक उम्मीद आई है कि इंशाल्लाह जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब है, वो भी अपने कॉन्शियस से कतरे बेहतर फैसले कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर बल्ला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मैदान में होगा, तो इंशाल्लाह ये जितना भी जोर लगा ले, प्री पोल रिगिंग भी कर ले, इलेक्शन डे में रिगिंग कर ले, इलेक्शन पोस्ट पोल रिगिंग भी कर ले, तो इनका जो है ना बस नहीं चलेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कम अज कम 2/3 मेजोरिटी के साथ जरूर जीतेगी। और इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि 50-50 चांस मौजूद है, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही केस रह गए हैं, वो बेल हो सकते हैं। वो उसमें
केस ही नहीं है। अब उसमें तफसील में आप पूछिएगा किसी दिन अलकादिर ट्रस्ट क्या है या तोशाखाना केस क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फ्रीवुलस और बोगस किस्म का केस किया हुआ है और ये जजेस मैनेज किए हुए हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट में भी मैनेज किए हुए हैं। इलेक्शन होने हैं तो इस वक्त तकरीबन 1.5 माह मौजूद है, तो उम्मीद है, चांस हो सकता है कि इमरान खान साहब आ जाए, वो कि ये नहीं चाहते। और थैंक यू जी, वक्त देने का शुक्रिया। ये थे जनाब अतीकुर रहमान सिद्दीकी एडवोकेट, जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। कानूनी पॉइंट्स ज़हन में रखकर कौम को उन्होंने ये बताया कि इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ इस वक्त किन किस स्टेज पर खड़ी है, और इंशाल्लाह फैसले कैसे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।